राइट। और 2021 प्रीलिम्स में बिस्फिनॉल ए, बीपीए पर सवाल आया था। जो प्लास्टिक से ही जुड़ा है। तो यूपीएससी इस मुद्दे की हर परत पर नजर रखे हुए है। तो ये तो हुई वैश्विक राजनीति, लेकिन जब एक आम भारतीय सुबह उठता है तो उसके लिए प्रदूषण का मतलब है शहर का धुंध और गंदी नदी। बिल्कुल। चलिए अब देश की इसी सबसे बड़ी समस्या पर आते हैं, एयर एंड वाटर पोल्यूशन। IQAir रिपोर्ट के आंकड़े तो सच में डराने वाले हैं। भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश और दिल्ली लगातार छठे साल सबसे प्रदूषित राजधानी। इन आंकड़ों से निपटने के लिए हमारे पास एक इमरजेंसी टूल है, ग्रैप। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। इसे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM दिल्ली NCR में लागू करता है। ये एक तरह का अलार्म सिस्टम है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे जैसे हवा की गुणवत्ता यानी AQI पुअर से सिवियर प्लस होती जाती है, वैसे वैसे पाबंदियों के अलग अलग चरण लागू होते जाते हैं। जैसे स्टेज 1 में धूल पर नियंत्रण और स्टेज 4 में ट्रकों और डीजल गाड़ियों पर रोक। जी। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में आता है, क्या GRAP वाकई काम करता है या ये बस एक तात्कालिक उपाय है जो हर साल सर्दियों में हमारी अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देता है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। GRAP एक दवा नहीं है, बल्कि ICU में दिया जाने वाला इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। एग्जैक्टली। ये प्रदूषण को होने से नहीं रोकता, बल्कि जब प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है तब उसे और बिगड़ने से रोकता है। तो इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्लान है, लेकिन इसकी आलोचना इसी बात पर होती है कि ये एक रिएक्टिव मेजर है, प्रोएक्टिव नहीं। असली समाधान तो साल भर चलने वाले उपायों में है। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना, उद्योगों से उत्सर्जन कम करना और पराली जलाने का स्थायी विकल्प खोजना। और इसी प्रोएक्टिव अप्रोच के लिए शायद नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP है। जी, NCAP का लक्ष्य ही 2026 तक पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण में 40% तक की कमी लाना है। सोर्सेज स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2025 का भी जिक्र करते हैं, जिसमें इंदौर, अमरावती और देवास ने बाजी मारी है। जी, ये अवार्ड्स शहरों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक तरीका है। यहाँ एक और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम सोचते हैं कि प्रदूषण सीधे गाड़ियों के धुएं या फैक्ट्री की चिमनी से निकलता है। वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। बिल्कुल, लेकिन जब ये पोल्यूटेंट्स हवा में मौजूद दूसरे केमिकल्स और सूरज की रोशनी के साथ रिएक्शन करते हैं तो और भी खतरनाक सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं। जैसे ग्राउंड लेवल ओजोन। दिल्ली का स्मॉग इसी का एक बड़ा उदाहरण है। मतलब दुश्मन सिर्फ वो नहीं जो दिख रहा है, बल्कि वो भी है जो हवा में बन रहा है। सही कहा। चलिए हवा से पानी पर आते हैं। CPCB की रिपोर्ट कहती है कि देश में 296 नदी खंड यानी रिवर स्ट्रेचेस प्रदूषित हैं। और इसका आधार है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD का 3 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा होना। ये BOD क्या बला है? इसे एक सरल एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए नदी एक घर है और उसमें मौजूद ऑर्गेनिक वेस्ट कचरा है। ठीक है। इस कचरे को साफ करने के लिए बैक्टीरिया नाम के सफाई कर्मचारी काम करते हैं। अच्छा। और इन कर्मचारियों को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा। BOD इसी ऑक्सीजन की मांग को मापता है। अगर नदी में कचरा ज्यादा होगा तो सफाई कर्मचारियों को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। मतलब BOD ज्यादा होगा। बिल्कुल। और ज्यादा BOD का मतलब है कि पानी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिससे मछलियां और दूसरे जलीय जीव मरने लगते हैं। बहुत बढ़िया। तो ज्यादा BOD मतलब ज्यादा प्रदूषण। रिपोर्ट ये भी कहती है कि सबसे ज्यादा प्रदूषित खंड महाराष्ट्र में है, 54। जी। क्या इसका सीधा संबंध वहां के औद्योगिकरण से है? ये औद्योगिकरण और शहरीकरण दोनों का मिश्रण है। एक तरफ फैक्ट्रियों से निकलने वाला इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है और दूसरी तरफ मुंबई, पुणे जैसे बड़े शहरों से निकलने वाला अनट्रीटेड सीवेज। जब ये दोनों मिलते हैं तो नदियों का दम घुट जाता है। यही होता है। 2013 मेंस में गंगा प्रदूषण पर सवाल आया था। अब अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो CPCB का ये लेटेस्ट डेटा आपके जवाब को और भी पुख्ता बना सकता है।